कौन है ये लोग जिन्हें इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई? ये कौन रेगुलर कल्प्रिट्स हैं जिन्हें भारत की किसी भी तरीके के जीत में या जश्न में या खुशी में शामिल होने का बिल्कुल मन नहीं होता? ये लोग यहाँ बैठ के पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। आप सब जानते हैं कि किन लोगों की बातें हो रही हैं। मऊ में एक जबरदस्त दंगा हुआ है जिसे अब कंट्रोल कर लिया गया है, आर्मी बुला के। इस पे भी चर्चा जरूर करेंगे, मगर उससे पहले इन लोग को जीतने और कामयाब होने हम नहीं दे सकते। ये चाहते हैं कि हम खुशी को सेलिब्रेट ना करके केवल गंभीर चर्चाओं पे ही अपना ध्यान केंद्रित करते रहे और स्ट्रेस्ड रहे। इसीलिए इन पे आने से पहले मैं सभी भारतीयों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि हमने भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। कल रात को ही जब जीता था हमने तो मैंने सोचा कि उस समय ही आके वीडियो बनाता हूँ, मगर इतना खुशनुमा माहौल था, इतना मजा आ रहा था कि हमने कहा चलो कल सुबह आराम से बनाएंगे, क्योंकि इस चीज को, इस मोमेंट को जीना और चेरिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू करने से पहले वीडियो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नमस्ते एंड जय श्री राम टू ऑल द व्यूअर्स हु हैव जॉइंड अस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अच्छे पहलू हैं उनकी। कल भारत क्यों जीता, क्या एनालिसिस इसकी आपको लगती है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे लगता है कि जो कुलदीप यादव ने जो विकेट निकाला, वो विकेट बहुत ही बढ़िया था। रचित रविंद्रन अगर आप देखें तो वो मैन ऑफ द सीरीज बना है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो बहुत बड़ा थ्रेट था। उसका विकेट निकलते ही वो मोराल जो था, वो मोमेंटम था, पूरा अपने तरफ वापस आ गया। और उससे पहले जरूर यंग को भी आउट कर दिया था वरुण चक्रवर्ती ने, मगर रचित रविंद्रन का जिस तरीके से कैच छूट रहे थे और जो चांसेस उसके बार बार मिस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि आज इसका दिन ना हो। और जब किसी किसी का दिन होता है, आप जानते हैं क्रिकेट में वन मैन आर्मी भी कभी कभी काम कर जाती है, ऑल्दो ये एक स्पोर्ट्स गेम है, मतलब एक टीम स्पोर्ट्स है, तो इसलिए डर लग रहा था। लेकिन ठीक है, जैसे ही रचित रविंद्रन आउट होता है तो काफी अच्छा लगता है कि भाई अब कम से कम ये थ्रेट टल गया। लेकिन न्यूजीलैंड का लाइनअप बहुत सॉलिड था। जब केन विलियमसन भी अपना कैच बड़ा ही इजी सॉफ्ट डिसमिसल करके चला जाता है, तब मुझे लगता है कि नहीं, आज लक तो हमारी तरफ भी है, क्योंकि केन विलियमसन भी आप जानते होंगे कि बहुत ही टॉप कैटेगरी, टॉप लीग का प्लेयर है। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ये सारे एकदम मतलब टॉप, अपने समय के टॉप बैट्समैन हैं। आज भी अभी अभी भी तक चल रहे हैं लोग, इस तरीके के लोग ही हैं। बहुत ही क्लास और फिनेस एक्ट इन लोगों का, इनकी बैटिंग देखने में मजा आता है। फिर आगे हम जैसे जैसे देखते हैं न्यूजीलैंड के साथ कोई उनकी पार्टनरशिप ऐसी कोई डेवलप नहीं हो पा रही थी, रेगुलर हमें विकेट्स मिलते जा रहे थे, और इसलिए समझ में आ रहा था कि 300 वगैरह तो ये नहीं कर पाएंगे, जो कि काफी हद तक इनको एक विनिंग पोजीशन पे ले जाएगा। मगर फिर भी कहीं ना कहीं कैसे कैसे गिरते पड़ते रोते गाते ये लोग पहुंच तो गए एक विनिंग टोटल तक, क्योंकि वो पिच स्लो थी। और फाइनल्स का प्रेशर जो होता है, आप जानते ही हैं, किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल का प्रेशर काफी होता है। और ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, जो अगर देखा जाए तो अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें तो आईसीसी वर्ल्ड कप और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा और चार इसी का, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी नई नई आई है, बट उसका ऑरा अभी मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा डेवलप हुआ है। हमारे बंदे तो जाकर थ्रो ही कर रहे थे दोनों दोनों बार, तीसरी बार तो पहुंच ही नहीं पाए। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। जो टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने थ्रो किया, वरना आज हमारे आर्सेनल में एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी मिनिमम होती। तो अब कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो ये इन लोग के पास भले विकेट गिरते जा रहे थे, बट इन्होंने विनिंग टोटल बना दिया था। अब इंडिया की जब बैटिंग आती है तो हमें जो नीड थी कि भाई इस 250 रन को 300 बॉल में बनाने के लिए ऐसा अप्रोच ना रखा जाए कि लास्ट तक लेके जाएंगे, डाउन टू द लाइन, डाउन टू द वायर, एकदम फाइनल उस तक बॉल तक खेलेंगे। ये अप्रोच जो है, इंडिया इस अप्रोच से कई मैच हारा है। और यही अप्रोच मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जब से आए हैं कोच बन के, इस अप्रोच को वो रिसेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, और यही अप्रोच दिखा। रोहित शर्मा इन जनरल भी अगर देखा जाए तो वो एग्रेसिव प्लेयर है, हिटमैन उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। वो जब मारते हैं तो मतलब वो सामने वाली टीम को पूरा खत्म ही कर देते हैं। 264 जब मारे थे, सबको याद है क्या मैच था वो। और कई बार उन्होंने 200 मारे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 बार मारे हैं शायद। और 2019 वर्ल्ड कप में तो कितनी सेंचुरीज ही मार दी थी उन्होंने, 4 या 5 सेंचुरीज मारी थी। तो हिटमैन एक क्लास एक्ट है, सबको पता था। और 2023 वाले फाइनल में जब हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया को एग्रेसिवली स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि 2003 का वर्ल्ड कप जो था, वो पहली बार था मेरा क्रिकेट से इंट्रोडक्शन।
और इतनी यंग एज में जब वो फाइनल तक पहुंचे हम लोग, और एक सेलिब्रेशन का मोड था कि भाई आज जीतेंगे, वर्ल्ड कप आ सकता है। और उसके बाद जो सुबह से हमने मैच देखना शुरू किया और शाम तक जैसा मैच चला है, जो वो ट्रॉमा था, वो स्ट्रेस था, वो मुझे लगता है वो आज भी हम कैरी करते हैं। जो भी जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं और रखते ही हैं, जो राष्ट्रवादी हैं मोस्टली लोग 99% आपको मिलेंगे जिनको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट होता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ 1983 के वर्ल्ड कप के बाद से वो नेशनलिज्म का एक ग्लू बन गया था। जो हमने जीता था वो वर्ल्ड कप, वही एक नेशनलिज्म का ग्लू था। तो और भी कई मुद्दे थे, बट एक मेजर रीजन ये था कि स्पोर्ट्स लोगों को जिस तरीके से बाइंड करता है और जिस तरीके से मोटिवेट करता है, शायद ही कोई दूसरी चीज करती है। तो जब वो मैच हारने के बाद 20 साल बाद हम 23 के फाइनल में पहुंचे थे, और उम्मीद थी कि आज जो एग्रेसिव इंडिया दिखाएगा, जो नया भारत है, विकसित भारत है, घर में घुस के मारने वाला भारत है। और जैसा मैच चला, शर्मा जी के आउट होने के बाद आपको पता ही है कितना बैकफुट पे खेले केएल राहुल, सब लोग, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं या अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं अपने ऑडियंस के बीच में। खैर उस मैच में क्या होता है वो जाने जाता है, बट कल जब रोहित शर्मा ने मारना शुरू किया, पहले ही ओवर में, फैन नॉट रॉन्ग, छक्का मारा था उन्होंने खींच के, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग लगता है। और वही देखना चाहते हैं एज अ युवा नेशनलिस्ट, युवा सनातनी। मैं एकदम फ्रैंकली बताऊं तो एग्रेशन ही देखना चाहते हैं हम लोग, कि हमारी सोसाइटी से पिछले कई 100 सालों से जो गायब किया गया है टैक्टफुली, वो एग्रेशन ही है। अहिंसा परमो धर्म और इस तरह की वाहियात चीजें जो है वो हमें दिमाग में पढ़ा के, बता के, या आधी चीजें बता के, धर्म हिंसा तथा विचार ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा। तो इस तरीके से जो एग्रेशन निकाला गया है, सोसाइटी की नीड ही है एग्रेशन को वापस लाना। हमारे 50% प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएंगी, और आगे के लिए जो कोर्स सेट होगा उससे हम बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे। ये जो डोरमेंट नेचर हो गया है हमारा, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेने का, ये तो होता ही है, वो तो होता ही है, वही उसी वजह से हमारे ऊपर चीजें थोपी जाती हैं। और जो अगर आप देखें, भारत का आम नागरिक वो पिसते रहता है। मैं इसको इक्वेट भी करना चाहूंगा, जो मैंने शुरू में बताया इंट्रो में, जो मऊ में, इंदौर के पास जो एक दंगा हुआ है जिसमें आर्मी बुलानी पड़ गई है। तो 99.9% लोग मैं जानता हूँ ऐसे हैं जो आज मंडे है और अपना वीकेंड, अपना जो ऑफिस वर्क है या जो भी वर्क है उसमें लग चुके होंगे, और इस न्यूज को बड़े ही लाइटली लेंगे कि ये तो होता है, ये जब भी मैच होता है तो दंगे तो हो ही जाते हैं। ये सब कहना आसान तब तक लगता है जब तक कि आप अपने किसी के सर ना फूटा हो, या अपना कोई आईसीयू में ना गया हो, और अपने किसी की गाड़ी ना चली हो, या घर ना जला हो, दुकान ना चली हो। क्योंकि ये अभी तक स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हैं और आप उनसे दूर हैं, तो इसलिए आप ये लग्जरी एंजॉय करते हैं कि अरे ये तो होते ही रहता है। जिस दिन ये आपके किसी क्लोज के साथ हो गया, और जब वो बताएगा कि इस बेबसी के साथ उसके साथ ये सब हुआ, उसको पता भी नहीं था, वो वहां से शायद उस एरिया से एटीएम से पैसे निकाल रहा था, या कुछ शॉपिंग कर रहा था, या कुछ भी कर रहा था, अचानक से एक उन्मादी भीड़ आती है और मान लेते हैं कि उस पर अटैक कर देती है, उसकी गाड़ी फूंक देती है। और सोचिए अगर आप परिवार के साथ हो, उस दिन आप कभी नहीं बोलेंगे ये कि अरे ये तो होता है, ये तो कॉमन सी चीज है, इस पर इतना ध्यान क्यों देना। उस दिन आपको अपना पूरा अकाउंट बैलेंस और जितना आपका व्यापार है और जो भी है, हर चीज आपको इट विल गो फॉर अ टॉस, ये बात ध्यान रखिएगा। और उस दिन तक ऐसे ही इतना लेट हो जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो अभी भी उसे टॉलरेंस मोड पर है, कह रहे ये तो होते रहता है। और जब फाइनली शायद आपकी आंख खुले, जब आप भी इम्पैक्ट हो उस चीज से, तो शायद आप एक्शन ले ही ना पाए, क्योंकि सामने वाले इतना ग्राउंड गेन कर लेंगे। तो जागने का समय है तो यही है, एग्जैक्टली यही समय है। 2019 में जाग के हो जाता तो और अच्छा था, क्योंकि भाजपा के पास फुल मेजोरिटी भी थी। बट उन लोगों ने भी क्या किया सनातनी कॉलेज के साथ, उसके बारे में अब क्या ही बोला जाए, इकलौता ऑप्शन भी वही है। और उसके हट के कुछ भी बनाना या प्लान करना, वो सब मूर्खता ही होगी। क्योंकि आप जानते हैं एक सिस्टम आपका हो, सरकार सरकार आपकी हो, सिस्टम उनका हो, ये डायलॉग कांग्रेस आज भी दे रहा है सरकार से जाने के 11 साल बाद भी, और न जाने कितने साल और देगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई प्रो सनातनी पार्टी बनती भी है और भाजपा को रिप्लेस करने के लिए कब वो रेडी हो पाएगी 20 साल बाद, फिर कब उनका सिस्टम क्लियर कब कर पाएगी, और फिर कब वो एक्शन ले पाएगी, तो वो फिजिबल सोल्यूशन है ही नहीं। बट कमिंग बैक अगेन टू द मिरेकुलस विन, मिरेकुलस ही कहूंगा मैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो इतने बड़े स्टार्स हैं कि वो जीतते हैं तो स्टाइल से जीतते हैं, और लगता है बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हमारा रिकॉर्ड जो था 0 रहा, एक भी मैच नहीं हारे, सारे मैच अब जीते, स्पॉट ऑन 100% स्ट्राइक रेट। मगर हम नहीं देखा कि यही टीम हो सकता है, एग्जैक्टली यही प्लेइंग 11 आप अभी उतार दो किसी दूसरे बायलैटरल सीरीज में, तो हो सकता है वहां पहले ही मैच में एकदम मतलब वाहियात प्रदर्शन करें, 200 पे ऑल आउट हो जाए या कुछ भी करें। तो आप जानते हैं कि हमारे बल्लेबाज थोड़े जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो आया राम गया राम वाला जो हमारे यहाँ चल रहा है, जो
पॉलिटिक्स में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। ये स्लोगन आया था पॉलिटिक्स से, आया राम गया राम। तो वो अपने बैटिंग में भी या अपने टीम में भी इनकलकेट हो गया था, और आज भी कहीं ना कहीं वो चलता है। जब शर्मा आउट हुए, अब मैच पे अगर वापस आऊंगा एक दो, जब शर्मा आउट होता है तो उसके बाद आपने देखा भी कैसे तुरंत ही कोहली, पहले गिल आउट होता है एक्चुअली, फिर उसके बाद कोहली आते ही, और फिर उसके बाद आपने देखा शर्मा, फिर अय्यर और अक्सर दोबारा संभालते हैं, जैसे पिछले मैच में संभाला था लीग गेम में, और ये लोग अच्छा संभालते हैं काफी। बट आप देखें कि श्रेयस अय्यर विकेट अब जैसे ही गिरता है उसके बाद संभल के खेलने की जरूरत थी, बट अक्सर पटेल का जो शॉट था, आप जो भी कह सकते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट मार दिया या पता नहीं क्या था, वो कंफ्यूज शॉट था, ना वो फुल हार्टेडली मारा गया था, ना वो मतलब बैट, क्योंकि ड्यूस क्रिकेट बहुत अलग होता है कॉस्टल क्रिकेट से। मैंने दोनों ही काफी खेला हुआ है, तो ड्यूस क्रिकेट में एक सिंपल सा फैक्ट है कि भाई आपको फुल स्विंग होना चाहिए, फुल हार्टेडली शॉट मारना होगा, बॉल हैवी होती है, मिडिल होनी जरूरी होती है, और उसके पीछे पावर भी होनी चाहिए अगर आप सिक्स मारने जा रहे हैं तो वो हाफ हार्टेड जो होता है वो नहीं जा पाता, अनलेस कि आप वो वेस्ट इंडीज वाले आपका कदकाठी और बिल्ट है, जेनेटिक्स है, 6 फीट 6 इंच हाइट और इतनी ताकत की, मतलब लगा कि हाफ स्विंग था लेकिन उसमें ताकत इतनी देखी उड़ के सिक्स निकल गया, तो वो अलग केस है। बट अक्सर पटेल भी जब आउट हो जाते हैं तब थोड़ा स्ट्रेस होता है कि यार अब क्या होगा। फिर आपने देखा कि पांड्या आता है, पांड्या तो इस समय मुझे लगता है कि एक दिल टूटे आशिक की तरह ही खेलता है वो, मतलब जबरदस्त प्लेयर है नो डाउट। बट अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या रिलायबिलिटी फैक्टर जीरो लगता है, एग्रेशन 200% है, और क्लास और फॉर्म और सब कुछ है नो डाउट, बट रिलायबिलिटी फैक्टर अभी भी कहूँगा जीरो लगता है। पता नहीं लगता कि वो आदमी क्या करने वाला नेक्स्ट बॉल पे। और हमने देखा भी कि क्रूशल समय पे वो जो बाउंसर थी उसको अलग तरीके से ऐसे स्मैश करने के चक्कर में, दबाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, मैच थोड़ा फंसते हुए लगता है। लेकिन जडेजा की तारीफ करनी होगी कि जडेजा ने, यूजुअली जडेजा को मैंने देखा है कि जो अच्छे गेम्स होते हैं एकदम पीक फाइनल फिनाले जो होते हैं उसमें जडेजा यूजुअली परफॉर्म नहीं कर पाता, बट वहां तक पहुंचाने में जडेजा का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए टीम में आज तक बना हुआ है। बट उन मैचेस में मैंने देखा है कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, क्या होता है कि नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है परफॉर्मेंस का, जडेजा उतना रिलायबल नहीं लगता। बट कल जडेजा ने बहुत ही टैक्टफुली सिंगल्स लेके, डबल्स लेके, और केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने एंकर डाला, बड़े सेंसिबली खेला, और मुझे लगता है केएल राहुल बेस्ट है मिडिल ऑर्डर के लिए। अब जाके इतने साल बाद जाके टीम फिगर आउट कर पाई केएल राहुल मिडिल ऑर्डर के लिए बेस्ट, ओपनिंग के लिए बेस्ट नहीं, क्योंकि ही टेक्स टाइम और वो आराम से समय लेके बॉल रोटेट करने वाला आदमी, स्ट्राइक रोटेट करने वाला आदमी है, और अपने को अच्छा प्लेयर मिला है अब जाके। तो उसी के साथ मुझे लगता है कि दोबारा मैं समअप करूंगा कि इस तरीके से जो अटैक्स होते हैं भारत में ही, भारत की जीत मनाने के उसमें जो जश्न मना रहे हैं उन पे, इस पे लगाम पूरी तरीके से लगनी चाहिए। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये किस चीज़ का मसला है, अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।